Hi students, this is me प्रोफेसर किशोर मोरे. वेलकम यू वंस अगेन. चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. कल हमने जो देखा उसको एक बार शॉर्टली रिवाइज करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. इस टॉपिक के अंदर हमने व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट इन द हेरिडिटी, and lastly the importance or functions of heredity. So what is meant by heredity? Transmission of character from parents to their offspring is called as heredity, or it is simply the process of transfer of biological character from one generation to another generation via genes. Okay, उसके बाद में हमने देखा कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं इन्होंने हेरिडिटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया. तो इसमें हमने कुछ साइंटिस्ट की लिस्ट देखी थी जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हेरिडिटी में दिया है, जिसमें हमने पहला साइंटिस्ट देखा था ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, जिसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गार्डन पी के ऊपर. पी प्लांट जो है, इस पी प्लांट के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ग्रेगर जॉन मेंडल ने परफॉर्म किए. उसके बाद ह्यूगो ड्यूरिस इन 1901, जिसने म्यूटेशनल थ्योरी को प्रपोज किया, जिसने म्यूटेशन के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. इसके लिए उसने इवनिंग प्राइम रोज करके जो प्लांट है उसको यूज़ किया. बाद में हमने वॉल्टर और सुटॉन के बारे में देखा. वॉल्टर और सुटॉन इन्होंने 1902 में डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहोपर सेल दुनिया के सामने लाया. बाद में ट्रायोज ऑफ साइंटिस्ट हमने देखे थे इन 1944. ट्रायोज ऑफ साइंटिस्ट एवेरी, ओसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैककार्थी एंड कोलिन मैकलियोड, इन तीनों ने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ये दुनिया के सामने लाने की कोशिश की. एक्सेप्ट द वायरसेस, मतलब वायरसेस छोड़ के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए इज़ द ओनली जेनेटिक मटेरियल. लेटर ऑन हमने देखा कि जैकोब एंड मोनोड जो था, इस जैकोब एंड मोनोड ने 1961 में प्रोटीन सिंथेसिस जो था विद द हेल्प ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, इसको डिस्कवर करने की कोशिश की. इन्होंने जेनेटिक कोड को डिकोड करके प्रोटीन किस तरह से बनते हैं ये कंसेप्ट दुनिया के सामने लाने की कोशिश की. ओके, बाद में हमने इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस देखे थे हेरिडिटी के, जिसमें पहला इम्पोर्टेंस हमने बोला था कि हेरिडिटी हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, then it helps in treatment of diseases. It also important in prevention of hereditary diseases, then in the production of hybrid varieties of plant and animals, as well as it is useful in various industrial processes where the microbes are used. And that's why as the knowledge of heredity comes in front of the world, तभी से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक जो नई ब्रांच है इसका निर्माण हुआ और आगे जाके जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कवरी शुरू हुई. ओके, तो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो हमने देखा था. आज हम नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ओके, बट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन ये टॉपिक देखने से पहले हमारे बोर्ड बुक में कैन यू रिकॉल वाला जो एक पॉइंट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. क्वेश्चन है स्केच एंड explain the structure of DNA and the types of RNA, various types of RNA. इसका मतलब आपको डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और जो अलग अलग प्रकार के आरएनए होते हैं
इन आरएनए के टाइप को भी एक्सप्लेन करना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं पहले आपको क्लियर करवाता हूँ और बाद में हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की तरफ। सो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक in 1953 explain the double helical structure of DNA। मतलब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले डिस्कवर करने का काम जेडी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इन दोनों साइंटिस्ट ने किया। चलो तो अब हम देखते हैं कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए शो करने की कोशिश की है। देखो यही वो डायग्राम है जिसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसको दिखाया गया है। हियर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। एक दूसरे के अराउंड 2 स्ट्रैंड ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम किसी रोप को जब देखते हैं तो इस रोप में जैसे 2 स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होते हैं, कुछ उसी तरह से यहाँ पे भी 2 डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट होते हैं। सो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। देखो डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होते हैं। हियर ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ, ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो होता है, ये एक स्ट्रैंड या ईच स्ट्रैंड, मतलब ये दोनों भी दे आर मेड अप ऑफ दी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन इट। ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इसमें होते हैं, दे आर लिंक विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा ये थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक दूसरे से जुड़ते हैं और उससे बनता है एक डीएनए का स्ट्रैंड। अब अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड 3 यूनिट से बने हुए रहते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, दिस न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ deoxyribose sugar, then consist of phosphate group and the nitrogen bases। सो नाइट्रोजन बेसेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे 3 कंपोनेंट से जनरली ये बना हुआ रहता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस 3 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। जो डीएनए होता है, डीएनए में 2 प्यूरिन्स होते हैं, एक एडेनिन और दूसरा होता है गॉनिन। सो एडेनिन और गॉनिन ये प्यूरिन्स, और पिरिमिडिन्स में होते हैं थायमिन एंड साइटोसिन। सो थायमिन एंड साइटोसिन ये है पिरिमिडिन। सो ऐसे प्यूरिन और पिरिमिडिन्स डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके,
These nitrogen bases present in DNA, they are actually bonded with each other with the help of hydrogen bonding. Actually, both these strand of DNA are complementary to each other. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर प्यूरिन रहा तो उसके दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर पिरिमिडिन्स होता है। अगर पहले स्ट्रैंड के ऊपर पिरिमिडिन्स रहे तो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर प्यूरिन्स होते हैं। इस तरह से बोथ दी स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। चलो समझते हैं इसको पहले। हमें पता है कि दो प्यूरिन्स हैं, एक है एडेनिन और दूसरा है गोनिन। हियर एडेनिन इन डीएनए ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, मीन्स adenine remains connected to thymine with the help of double hydrogen bond, and guanine pairs with cytosine with the help of triple hydrogen bond. इस तरह से एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दिस इज नथिंग बट द नाइट्रोजन बेस पेयरिंग इन डीएनए। इस तरह से दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक्चुअली जब ये दोनों भी स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होते हैं तो वो एक हेलिक्स बनाते हैं। दिस टू स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जब ये ट्विस्ट होते हैं तो ट्विस्टेड डीएनए फॉर्म्स अल्टरनेट major and minor groove, अल्टरनेट मेजर एंड माइनर ग्रूव बनाते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम में आप शो करता हूँ। सियर यहाँ पे जो एक डीप ग्रू दिखता है ये डीप ग्रू है मेजर ग्रू। वही अगर आप ऊपर जाएंगे तो थोड़ा शालो है, इसको बोलते हैं माइनर ग्रू। उसके ऊपर अगेन अगर आप जाएंगे तो ये डीप ग्रू। इस तरह से डीप ग्रू, मेजर ग्रू, माइनर ग्रू, मेजर ग्रू, अगेन माइनर ग्रू। इस तरह से मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर, ऐसे अल्टरनेट ग्रू इसमें होते हैं। तो जब एक मेजर ग्रू और एक माइनर ग्रू दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बनता है एक हेलिक्स। चलो मान लेते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो एक मेजर और एक माइनर, ऐसा पूरा एक कंप्लीट हेलिक्स ये बनता है इस तरह से। इन दिस वे एक मेजर ग्रू और एक माइनर ग्रू, इन दोनों से मिला के फॉर्म होता है कंप्लीट हेलिक्स। और एक हेलिक्स के अंदर कम से कम 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं। एक हेलिक्स के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और एक हेलिक्स की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर इतनी इसकी लेंथ होती है। ओके, so this is nothing but the structure of DNA. Now the second point, RNA. Various types of RNA. We know that RNA is a single-stranded polymer of ribonucleotide. डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। हियर ये जो आरएनए होते हैं, दीज आरएनए आर मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड द नाइट्रोजन बेसेस। एंड बेसिकली इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होती है वो होती है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। सीआर कौन सी बोली हमने? इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होती है वो नाइट्रोजन बेसिस होती है एडेनिन,
guanine, cytosine और यूरेसिल। एक्चुअली डीएनए में जो थायमिन थी वो थायमिन रिप्लेस होके उसकी जगह पे यूरेसिल आती है आरएनए में। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है नाइट्रोजन बेसिस का वो सेम होता है, बस थायमिन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो चलो देखते हैं हम अभी आरएनए के टाइप्स। ये जो आरएनए होता है, आरएनए बेसिकली डिवाइड किया जाता है दो मेन टाइप्स में, जिसमें पहला प्रकार आता है जेनेटिक आरएनए और दूसरा प्रकार होता है उसमें नॉन जेनेटिक आरएनए। एक्चुअली ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं इनको सेलुलर आरएनए भी बोला जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए आर आल्सो कॉल्ड एज सेलुलर आरएनए। और यही वो आरएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं कि आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो आरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए। सो ये नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, ये सेलुलर आरएनए होते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। सो ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, दिस नॉन जेनेटिक आरएनए बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है उसमें एमआरएनए, सेकंड आरआरएनए एंड द थर्ड वन टीआरएनए। मतलब नॉन जेनेटिक आरएनए और सेलुलर आरएनए आर ऑफ थ्री टाइप्स: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड द ट्रांसफर आरएनए। सो देखते हैं पहला, नंबर 1 मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, simply mRNA. So what is messenger RNA? Messenger RNA, it is RNA which carries information from DNA to the site of protein synthesis. Means the RNA which carries information, RNA which carries information from DNA to the site of protein synthesis. मतलब जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चलता है उस प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पे प्रोटीन्स तैयार करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लाने का काम करता है उस आरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. इट मीन्स इट इज सिंपली कैरी द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए कैरीज मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये जो आरएनए होता है ये लीनियर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड जनरली नॉट फोल्डेड. ये फोल्डेड नहीं होता. सो लीनियर का मतलब ही वही होता है कि वो फोल्डेड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर होता है, उसके ऊपर फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती. ये जो एमआरएनए होता है, दिस एमआरएनए कैरीज information for protein synthesis in the form of codons or in the form of genetic code. So ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो इंफॉर्मेशन कोडॉन के फॉर्म में उसमें एनकोड करके रखी हुई रहती है. एक्चुअली सवाल ये है कि व्हाट इज मीन बाय कोडॉन और व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड जो होते हैं, दीज आर दी ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, present on mRNA which encode
specific amino acid which encode specific amino acid. Triplets of nucleotide sequence present on mRNA which encode specific amino acid, उस triplets of nucleotides को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो ये जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड का कंसेप्ट दुनिया के सामने सबसे पहले लाने का काम जिसने किया वो साइंटिस्ट है, इंडियन ओरिजिन का साइंटिस्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना डॉक्टर हरगोविंद खुराना for the first time contribute in the discovery of genetic code। खुराना ये वो साइंटिस्ट है जिसने दुनिया के सामने सबसे पहले जेनेटिक कोड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए इंफॉर्मेशन एनकोड करते हैं, ये कंसेप्ट लाने की कोशिश की। सो डॉक्टर खुराना contribute in the discovery of triplets of genetic code for all the 20 amino acid। मतलब दुनिया में जितने भी 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है। ये नॉलेज दुनिया के सामने लाने की कोशिश सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की, और इनका जो वर्क था इसके लिए डॉक्टर खुराना वॉज अवॉर्डेड विथ अ नोबेल प्राइज इन 1968 अलॉन्ग विथ डॉक्टर खुरानाज कलीग्स, जिसको हम बोल सकते कि और दो साइंटिस्ट थे, जिसमें एक था मैथी और दूसरा था निरेनबर्ग। सो 1968 में जो नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया, ये इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया। कौन से तीन साइंटिस्ट हैं? एक है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दूसरा है मैथी और तीसरा है निरेनबर्ग। सो मैथी, निरेनबर्ग एंड डॉक्टर खुराना, इन तीनों को फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड 1968 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक कोड। ये होते हैं जेनेटिक कोड। एक्चुअली ये जो mRNA होते हैं, mRNA प्रोड्यूस इन और दे फॉर्म इन न्यूक्लियस, बट आफ्टर फॉर्मेशन carried out in cytoplasm for the process of protein synthesis। सो mRNA को न्यूक्लियस के अंदर बनाया जाता है, बट प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसका साइटोप्लाज्म में लाके छोड़ दिया जाता है। देखो कैसे होते हैं ये mRNA ऐसा एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जो लीनियर होता है, जिसमें कहीं पे भी फोल्डिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके ऊपर कुछ इस तरह से जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। देखो ये, इसको दो एंड्स होते हैं, एक होता है 5' एंड और दूसरा होता है 3' एंड, और इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस इसके ऊपर प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ कोडॉन, जैसे ए यू जी सी, ए यू जी सी, सी ए यू जी ए, सी ए जी यू ए जी, ऐसे। ओके, तो ऐसे ट्रिपलेट्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट ऑन इट, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसी को बोला जाता है कोडॉन। सो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन mRNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसको ट्रांसलेट किया जाता है और इसी जेनेटिक कोड का यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया की जाती है। सो ये है हमारे mRNA के बारे में। चलो दूसरा जो प्रकार है नॉन जेनेटिक RNA का, वह है rRNA। rRNA जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। सो क्या होते हैं राइबोसोमल RNA? The RNA present in ribosome are called ribosomal RNA। ये जो राइबोसोमल RNA होते हैं ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट
they are variously folded around them. So rRNA is also single stranded, but it is folded around them and forms लूप. और जहाँ जहाँ पे ये लूप बनाता है वहाँ पे जनरली ये rRNA कुछ इस तरह से बेस पेयरिंग लूप के अंदर बनाता है. सो इस तरह से ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड वेरियसली फोल्डेड राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोमल आरएनए ये है इस राइबोसोमल आरएनए का लूप, और ये इसकी अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस. अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस. सो ऐसे होता है rRNA. एक्चुअली rRNA जो होता है, दिस rRNA इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इट हेल्प्स टू कनेक्ट द अमीनो एसिड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के दरम्यान हम लोग मतलब लिंक करते हैं, तो उस अमीनो एसिड को लिंक करने के लिए जनरली ये राइबोसोमल आरएनए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो नाउ द थर्ड वन, तीसरा प्रकार, ट्रांसफर आरएनए और also called as simply tRNA. Transfer RNA can be defined as the RNA which transfer the amino acid to the particular site of protein synthesis. आप सिंपली इतना भी बोल सकते हैं, द आरएनए विच ट्रांसफर द अमीनो एसिड to the ribosome is called as ribosomal RNA. Is called as transfer RNA. The RNA which transfer the amino acid to the particular site of protein synthesis or to the ribosome is called as transfer RNA. देखो ये जो ट्रांसफर RNA होता है, ये ट्रांसफर RNA वेरियसली फोल्डेड होता है. इट इज़ वेरियसली फोल्डेड. इसके मेनी लूप्स होते हैं. जनरली जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चलता है उस जगह पे पर्टिकुलर अमीनो एसिड को पिकअप करके लेके जाने का काम ये ट्रांसफर आरएनए करता है. इसलिए ट्रांसफर आरएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वो सिंपली कुछ इस तरह से होता है. अगर हम देखें तो इसको ये 3 लूप दिख रहे हैं. यहाँ पे ये जो है इसका एंटीकोडॉन है, ये जो इसकी एक्सेप्टर आर्म है, इस एक्सेप्टर आर्म को ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड जाके बाइंड होता है कुछ इस तरह से. सो अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन द पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज बाइंडेड टू द एक्सेप्टर आर्म. सो ऐसा वेरियसली फोल्डेड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द ट्रांसफर आरएनए. सो ऐसे 3 आरएनए होते हैं. एक एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन लेके आता है, दूसरा राइबोसोमल आरएनए जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स को जोड़ने के लिए हेल्प करता है, मतलब पर्टिकुलर अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हेल्प करता है, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है. तीसरा ट्रांसफर आरएनए जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए. सो ऐसे 3 अलग अलग प्रकार आते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए के. तो स्टूडेंट ये था हमारा पहला क्वेश्चन, स्केच and explain the structure of DNA and various types of RNA. Now अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहे हैं. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ
explain the meaning of genetic disorders. Explain the meaning of genetic disorders and give some genetic disorders. मतलब आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के नाम बताने हैं. सो ये है सेकंड क्वेश्चन. सो लेट अस नो व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर. द डिसऑर्डर्स caused by abnormalities or mutation in chromosome are called genetic डिसऑर्डर. देखो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन number of chromosome or due to mutation in one or more genes present on that chromosome or they may be due to the rupturing or breaking of some chromosomal part. ओके. सो ऐसे अलग अलग रीजन्स है जिन रीजन्स की वजह से ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं. चलो हमें पूछा गया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब बताओ और उसके कुछ एग्जांपल्स. ओके. सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय abnormalities or mutation in chromosome. they are nothing but the genetic disorders. और इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कुछ एग्जांपल्स हम अभी लेंगे जैसे कि डाउन्स सिंड्रोम, दूसरा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम. नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, cystic fibrosis,